हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने 10th क्लास की ज्योग्राफी अपनी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अपना पहला चैप्टर पढ़ा था जो था हमारा संसाधन एवं विकास। ठीक है। तो इस क्लास में हमने उसी के आगे बढ़ना है आज। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था संसाधन क्या होते हैं। इनको कोई वस्तु अगर किसी वस्तु को अगर हमें संसाधन कहना है तो उसके लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था कि संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। संसाधनों के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था, जो था उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है। उसके अलावा हमने इसका वर्गीकरण इससे भी देखा था, फ्लो चार्ट से। उसके बाद हमने संसाधनों का विकास पढ़ा था कि किस तरीके से हम संसाधनों का इंसान संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण संसाधन जो जिसके कारण हमारे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। ठीक है। इनका हम अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं, जिसके कारण ये वैश्विक परिस्थिति के लिए संकट पैदा करता है। ठीक है। इससे क्या क्या कॉज इससे क्या क्या हमें इससे क्या क्या संकट हमें इससे किन 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 संकटों का सामना हमें करना पड़ता है, जैसे कि भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन परत अवक्षय हो गया, और हमें प्रदूषण का सामना करता है, भूमि निम्नीकरण का सामना करना पड़ता है। हमने इसमें सतत पोषणीय विकास को देखा था और पृथ्वी सम्मेलन 1992 को देखा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि सतत विकास को ध्यान में रखते हुए बहुत से देशों ने मिलकर एक सम्मेलन किया, जिस पर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए चर्चाएं की गई। इसी में एजेंडा 21 को भी स्वीकृत किया गया। ये एजेंडा 21 क्या था? 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसको स्वीकार किया गया था। ये कहाँ हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था। ये हमने पढ़ा। फिर उसके अलावा हमने संसाधन नियोजन पढ़ा था। ठीक है। संसाधन नियोजन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई संसाधन हमने किसी क्षेत्र में अधिक मिलता है, किसी क्षेत्र में वही संसाधन कम मिलता है, किसी क्षेत्र में किसी संसाधन की प्रचुरता है तो किसी दूसरे संसाधन की कमी पाई जाती है। जैसे हमने देखा था कि राजस्थान में पवन सौर सौर ऊर्जा तो बहुत बहुतायत मात्रा में मिलती है, लेकिन जल संसाधनों की उधर पे क्या है? कमी है। ठीक है। उसी तरीके से लद्दाख का शीत मरुस्थल देश हमने पढ़ा था, जो अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश क्या है? ये सांस्कृतिक विरासत के लिए तो धनी है, परंतु यहाँ जल और आधारभूत अवसंरचना और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनकी यहाँ पे कमी देखी जाती है। ठीक है। तो संसाधनों का जो उचित बंटवारा है वो हमें ये संसाधन नियोजन में बहुत अधिक आवश्यक है। इसके अलावा हमने भू संसाधन पढ़े थे कि किस प्रकार हम भूमि का प्रयोग अपने हर कार्य के लिए कर रहे हैं, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो सड़कें बनाने के लिए हो, आदि कार्यों के लिए हम भू संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसका भी प्रयोग हमें बहुत योजनाबद्ध तरीके से करना है, क्योंकि ये भी तो हमारे पास सीमित संसाधन में से ही एक है। ठीक है। ये हमने पढ़ा कि भू संसाधन में कौन कौन से भू आकृतियां हमारे पास पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, आदि आदि। ठीक है। इसके अलावा हमने भू संसाधनों का उपयोग देखा कि किस तरीके के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हमने भूमि की हमने प्रकार देखे, जैसे वर्तमान परती होती है और पुरातन परती होती है। तो वर्तमान परती जहाँ पे एक साल या उससे कम में खेती ना की गई हो, और वहीं पुरातन परती क्या होती है? पुरातन भूमि क्या होती है? जहाँ पे 1 से 5 साल के बीच में कोई भी खेती ना करी गई हो। ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है मृदा संसाधन। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? मृदा संसाधन। मृदा क्या होती है? सबसे पहले तो क्या होती है मृदा? मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पे पाई जाती है ना, तो हम कह सकते हैं कि मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत होती है। ये कह सकते हैं हम, ऊपरी परत होती है। ठीक है। तो मृदा हमारे लिए किस किस काम आती है? ये जैसे हम खेती करते हैं तो आवश्यक पोषक तत्व हमें कहाँ मिलते हैं? मृदा में ही तो मिलते हैं। आवश्यक पोषक तत्व हमें कहाँ मिलते हैं? मृदा में मिलते हैं। इन्हीं आवश्यक पोषक तत्वों के कारण ही हमारी फसल अच्छी होती है।
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पौधों की वृद्धि के लिए मृदा बहुत उपयोगी है। ठीक है, मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, तो देखो मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के अपरदन से, यानी कि हम कह सकते हैं चट्टानों के टूटने से। ठीक है, इससे चट्टाने के टूटने से और समय के साथ धीरे धीरे मृदा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ेंगे हम। मृदा संसाधन, तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय मैंने संसाधन बताए थे कि ऐसे संसाधन जो हमें बार बार प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, अनंत काल के लिए ये हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। ठीक है, कौन कौन से मुख्य कारक है इसमें, सबसे पहले तो समय इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि समय के साथ ही हम देखते हैं किस तरीके से चट्टानें टूट टूट कर और जलवायु के कारण मृदा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, एक दिन में तो मृदा का निर्माण नहीं होता। अब आगे, प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने में की प्रक्रिया में योगदान करती हैं। ठीक है, इसके अलावा मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया। अब हमें मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, मृदाओं का वर्गीकरण। देखो, हमारे भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु। ये तो आपको पता है, मरुस्थलीय जलवायु हो गई, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गए। तो हमारे भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की मिट्टियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, देखो अब इसके बनने, मिट्टी के बनने, निर्माण और इसकी बनावट कैसी है, कोई कंकड़ीली, पथरीली, कोई स्मूथ। तो इस तरीके से मिट्टी को विभिन्न विभिन्न प्रकारों में हमने बांट दिया है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भूआकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके कारण यहाँ पे अनेक मृदाएं विकसित हुई हैं। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है जलोढ़ मिट्टी। देखो, जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो मिट्टी है ये भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मैंने मिट्टियां 9th क्लास के चैप्टर में भी पढ़ा दी हैं, इसमें एक बार हम और देख लेंगे। तो सबसे जो अधिक मात्रा में पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है हमारे पास, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, देखो ये जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, ये दो प्रकार की ये भी होती है। एक तो हो गई नई जलोढ़ और एक क्या हो गई, पुरानी जलोढ़। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई नदी है, ठीक है, ये क्या है, नदी बह रही है। तो जब ये नदी अपने उफान में होती है, जब वर्षा हो रही होती है तो ये अपने उफान में होती है, तो ये नदी कुछ अपने इधर इधर तक उफान में होती है, अपने क्षेत्र में ये फैल गई। ठीक है, अब ये नदी इधर इधर तक बह रही है। ठीक, मतलब कि नदी का साइज अब इतने से इतना हो चुका है। आपने देखा होगा कि कुछ महीनों में नदी इतनी जगह पर बह रही होती है, जब वर्षा अधिक आ रही होती है, बाढ़ आ गई होती है, तो नदी इतनी हो जाती है। तो यानी कि अब नदी का साइज बढ़ के इतना हो गया है। लेकिन फिर नदी जब अपने पुराने साइज में आती है तो नदी वापस से घूमकर इसी साइज में आ गई। लेकिन जो ये एरिया है, इस एरिया को हमने क्या बोल दिया, नई जलोढ़। क्यों बोला, क्योंकि नदी अपने साथ जो भी अवसाद लेके गई थी वो इसने अब यहीं छोड़ दिए हैं, यहीं पे इकट्ठा कर दिए हैं। तो इन अवसादों के कारण जो यहाँ पे मिट्टी बनी, ये बनी नई जलोढ़। अब ये नई जलोढ़ जो होती है ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, इस कारण यहाँ पे जो खेती होती है अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, और जो इसके पीछे के भाग होते हैं, ये कौन से भाग हम कहेंगे, ये होते हैं पुरानी जलोढ़।
ये मिट्टी अब पुरानी हो चुकी है। ठीक है ना, समझ में आ गई नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। तो क्या मैं क्या कहूंगी कि ये नदी कैसे बनी है। तो ये नदी नदियों द्वारा जो गाद लाया गया, गाद बोल सकते हैं ना, अवसाद, तो उनसे ही क्या हुआ, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, मैं बात करूंगी इसमें कि अब क्योंकि इस मिट्टी की जो होती है वो नमी धारण क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ही ये उपजाऊ होती है। ठीक है, अब देखो इसमें जो है ना, इसमें पोटास, फास्फोरस, पोटास, फास्फोरस और तीसरा है चूना, इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पर्याप्त मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। अब ये पाए जाते हैं तो किसी की चीज की भी तो कमी होगी ना। तो इसमें किस चीज की कमी होती है, इसमें होती है नाइट्रोजन। देखो, और इसमें एक चीज और हम लिख सकते हैं, इसमें ह्यूमस की भी अधिकता होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इसमें कमी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें जो मुख्य रूप से जो फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, तो मैं कहूंगी कि इसमें गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब फसलें इसमें अधिक उगाई जाती हैं। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है, देखो यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। ठीक है, वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, किससे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। देखो मैंने आपको 9th क्लास में अपवाह जो तंत्र पढ़ाए हैं नदियों के, वो जाके आप पढ़ लेना। मैंने बहुत अच्छे से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अपवाह तंत्रों के बारे में बताया है। ठीक है, तो एक संकर गलियारे द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। ठीक है ना, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भागों में जैसे ढाल के समीपों में मोटी कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाओं को मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। देखो, कणों के आकार घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ को 2 भागों में बांटा गया। मैंने आपको बताया, पुरानी जिसे बांगर भी कहते हैं और नई जलोढ़ जिसे खादर भी कहते हैं। मैंने मिट्टियों का डिवाइडेशन करके, वर्गीकरण करके मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ा चुकी हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियां ज्यादा होती हैं, मतलब कि जो ऊपर का जो पुरानी जलोढ़ का भाग होता है उधर पे कंकर थोड़े बड़े बड़े पाए जाते हैं, और जो नई जलोढ़ होती है उधर पे गाद ही पाया जाता है, मतलब बहुत महीन कण होते हैं। ठीक है, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर इसमें जलोढ़ मृदाएं क्या होती हैं, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। इन्हें जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य दलहनी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ठीक है, इन उपजाऊ क्षेत्रों में बहुत अधिक खेती की जाती है और इसीलिए जहाँ पे खेती अधिक होगी वहां पे जनसंख्या भी अधिक होगी, तो जनसंख्या घनत्व भी इधर अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करने के लिए इनके पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब दूसरी हमें पढ़नी है काली मिट्टी। अभी इसमें मैप में भी देखो दिखाया गया है, ये जलोढ़ मृदा कहाँ फैली है, ये इस पार्ट में जलोढ़ मृदा आपको दिख रही होगी। ये सब जलोढ़ मृदा का ही पार्ट है। ठीक है, ये क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये सब जलोढ़ मृदा। ठीक है, यहाँ पे नदियों ने अपने गाद को इकट्ठा कर रखा है। ठीक है, काली मृदा क्या है, इससे हम, इसके काले रंग होने के कारण हम इसे रेगुर मृदाएं भी कहते हैं। ये जो काली मृदा है ना, ये विशेषकर कपास की खेती के लिए बहुत उचित समझी जाती है। किसके लिए, कपास की खेती के लिए। ठीक है, इसीलिए इसे क्या, काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार विशाल क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में
पाई जाती हैं और लावा जनक सेलों से बनी है। तो बेसिकली काली चट्टान जो है, काली जो मिट्टी है वो हमारे, मैं ये बताऊंगी, आप कहूंगी कि ये ज्वालामुखी उद्गार से जो हमारी सेलें बनी हैं उनके द्वारा ये हमारी काली मिट्टी बनी है। तो ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो मैंने काली मिट्टी जो बताई आपको, ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे दक्कन के पठार के पास ये काली मिट्टी। ठीक है, ये सब काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। आगे हम देखेंगे क्या है दक्षिण पूर्वी दिशा में, ये कुछ इस तरीके से दिखती है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण की करने की क्षमता भी इसकी भी बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है, किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि ये बहुत पूछा गया है पेपर में। परंतु इसमें फॉस्फोरस की कम मात्रा होती है। किसमें? काली मिट्टी में फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक है, गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी देखो ये जो दरारें पड़ी हुई है ना, ये दरारें, तो ये ददरीली मिट्टी भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसमें दरारों के कारण क्या होता है, इसमें अच्छी तरीके से वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इन्हें जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई जो है मानसून प्रारंभ होने के पहली बौछार से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गर्म मौसम में क्या हो जाती है, ददरीली हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं इसमें। अब हम आगे बढ़ेंगे लाल और पीली मृदा के बारे में। जो हमारी लाल और पीली मृदा है वो देखो, ये यहाँ इस क्षेत्र में लाल और पीली मृदा हमें देखने को मिलती है। ये जो क्षेत्र है हमारा, ये लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो लाल मृदा दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में ये रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। ध्यान रखना, लौह धातु के प्रसार के कारण इनका निर्माण होता है। इनका ये जो लाल रंग की ये जो रवेदार चट्टान होती है उनका, और पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। ठीक है ना, तो समझ में आया? अब मैं बात करूंगी कि लाल मिट्टी में देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना लाल मिट्टी में पोटास की मात्रा क्या होती है, अच्छी खासी होती है। ठीक है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन क्या होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन क्या होता है, इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। तो पोटास की अधिकता और फास्फोरस और नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है, ये जो लाल और पीली मिट्टी होती है ना, ये अम्लीय प्रकार की भी देखी जाती है। लेटेराइट मिट्टी क्या है? यह ग्रीस भाषा के शब्द लेटर, ठीक है, लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, ईंट। तो ये लेटेराइट मिट्टी ग्रीक भाषा के शब्द जो है लेटर शब्द से बना है, और लेटर का अर्थ क्या होता है, ईंट। तो इसका निर्माण क्या है, उष्ण कटिबंधी तथा उपोष्ण कटिबंधी जलवायु के क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। ठीक है, तो यह मिट्टी कहाँ पे, जहाँ पे उच्च तापमान भी हो और भारी वर्षा हो, उस क्षेत्र में यह लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ये अत्यधिक जल धारण नहीं कर सकती, यह इसकी मतलब कि इम्पॉर्टेंट इसका एक पॉइंट है कि अत्यधिक जल धारण नहीं कर सकती। ठीक है, और इसमें जैविक तत्वों की भी कमी होती है। कुछ पॉइंट्स मैंने क्या क्या बताए कि ये जल धारण नहीं कर सकती, अत्यधिक जल धारण नहीं कर सकती, क्षमता इसकी कम होती है। और मैंने दूसरा क्या बताया आपको, इसमें जैविक पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है, जैविक पदार्थों की कमी होती ठीक है। हाँ, और ये भी अम्लीय प्रकृति की होती है, लेटेराइट मिट्टी भी अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया अम्लीय होती है।
तो इसमें पौधों के पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। ये अधिकतर दक्षिणी राज्यों, कहाँ पे, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और हाँ, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इनमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है। देखो, इस मिट्टी में जहाँ पर पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते जहाँ पर हैं, वहाँ पे ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में, नमी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे होती है। ठीक है। अम इसके अलावा मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर हम इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, अगर पूछा जाए कि चाय और कॉफी की खेती किस मिट्टी पर करी जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए लैटेराइट मिट्टी। ठीक है। इस मिट्टी का प्रयोग, क्योंकि लेटर का अर्थ क्या है, ईंट, तो इस मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। आगे इधर पे लिखा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए भी, काजू अपना सबसे ज्यादा कहाँ, केरल में ही तो उगाया जाता है शायद। हाँ। ठीक है। हाँ, अब आगे हमें पढ़ना है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है। तो ये मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, ये अर्ध शुष्क जलवायु, यानी कि शुष्क जलवायु, गर्म क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है। तो इनका रंग कैसा होता है, रंग लाल होता है और कहीं कहीं भूरा भी होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय तो होती हैं, ये आपको पता होगा। कुछ क्षेत्रों में इसमें नमक की मात्रा अधिक है, मतलब इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। बताओ। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा, यहाँ पे देखो, मरुस्थलीय मिट्टी में ह्यूमस बिल्कुल कम होता है। जहाँ जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस और काली मिट्टी में ह्यूमस अच्छा खासा पाया जाता है, वहीं लेटेराइट और मरुस्थलीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये ध्यान रखना, इनमें जल धारण की क्षमता क्या होती है, कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। देखो, अब इस मृदा को भी अगर हम अच्छे से सिंचित करके प्रयोग करें तो इसे कृषि योग्य इसे बनाया जा सकता है। ठीक है। अब हम इस तरीके का काम राजस्थान में होता हुआ देख रहे हैं। आगे हमें पढ़ना है वन मृदा। ठीक है। वन मृदा क्या है, ये मृदाएं कहाँ पे, इसे हम पर्वतीय मिट्टी भी कह सकते हैं, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है। पर्वतीय मिट्टी से स्पष्ट हो गया कि ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पर्याप्त वर्षा और इनको वन उपलब्ध होते हैं। ठीक है। हम कह सकते हैं ये आर्द्र जलवायु में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। ये मिट्टी हल्की होती है, पर्वतीय मिट्टी जो होती है वो हल्की होती है और इसमें पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें जैविक पदार्थ भी जो है वो भी अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ। और इसमें पर्वतीय मिट्टी में भी हम चाय कॉफी की खेती कर सकते हैं। ठीक है। हिमालयी क्षेत्रों में हमें देखने मिलती हैं। तो यह नदी घाटियों में क्या है, मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढलानों में इनका गठन मोटे कणों में होता है। हिमालय के हिमाच्छित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिक मतलब एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। अब ये मृदाएं, इनमें ह्यूमस नहीं पाया जाता। ठीक है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये याद रखना, ये नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। ठीक है। जलोढ़ पंख कुछ इस तरीके से पंख की तरीके दिखाई देते हैं। ठीक है। आगे हमें पढ़ना है मृदा अपर्दन और संरक्षण। अब तो कोई मिट्टी रह नहीं गई ना। तो देखो, अब क्या लिखा है कि मृदा का संरक्षण हमें करना और मृदा का अपरदन रोकना बहुत जरूरी है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मैंग्रोव वन मैंने आपको बताए थे, मृदा अपरदन को रोकते हैं और वनों को सुरक्षित करते हैं। ठीक है।
ये तो खैर अलग बात हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। मतलब कि मृदा एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान में चली गई, कटाव हो गया उसका, बहाव हो गया उसका, नदी बहा ले गई, को बोलते हैं मृदा अपरदन। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, क्योंकि मृदा एक स्थान से गई तो दूसरे स्थान में बैठ गई, दूसरे स्थान से गई तो पहले स्थान पर बैठ गई, ऐसा होता है। अब देखो, परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन इत्यादि कई बार क्या होता है, ये संतुलन भंग हो जाता है, क्योंकि हम अपनी प्रकृति का हम जरूरत से ज्यादा उपभोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, संतुलन इधर उधर बिगड़ रहा है। प्रकृति ने अपना संतुलन अपने हिसाब से बना कर रखा है, लेकिन हम उसका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, अत्यधिक उपभोग कर रहे हैं, जिसके कि ये संतुलन डगमगा रहा है। ठीक है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खान भूमि कहते हैं। ठीक है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को क्या कहते हैं, खड्ड कहते हैं। ऐसी भूमि को चंबल बेसिन में खड्ड कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। क्या होता है, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ बहता है, ढाल के साथ बहता है। ये देखो, ये अवनलिकाएं बन रही हैं यहाँ पे, मृदा अपरदन के द्वारा ये अवनलिकाएं बन गई हैं। तो ढाल के साथ बहता है तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा जो होती है वो घुलकर जल के साथ बह जाता है। जैसे कि कोई भी नदी है वो ढाल के साथ बह रही है, तो नदी जो है वो मृदा को अपने साथ साथ बहाकर लेके जा रही है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, चादर अपरदन, सीट इरोजन। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाना, मतलब एक तो जल बहा के ले जा रही है, दूसरा पवन इसको मृदा को उड़ा के ले जा रही है। तो पवन जब इसे उड़ा के ले जा रही है तो इसे क्या कहते हैं, पवन अपरदन। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन हो रहा है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं। हम ढाल पर अगर हल चला रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, ये ढाल है, हम यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे की ओर हल चला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ठीक। ढाल वाली भूमि जो होती है पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। देखो, समानांतर जब हम हल चलाएंगे तो उससे क्या होगा, मृदा का कटाव घटेगा। इसे क्या बोलते हैं, समोच्च जुताई। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि, ये आपने देखी है, सीढ़ीदार कृषि, ये पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक देखी जा सकती है। मतलब ये सीढ़ी जो है ना, इनमें इधर इधर खेती करी जाती है, इधर इधर फसलें उगाई जाती हैं, सीढ़ी की तरफ बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती हैं, उसमें ये खेती कर, इसको बोलते हैं सोपान या सीढ़ीदार कृषि। ठीक है। तो ये पश्चिमी और मध्य हिमालय क्षेत्रों में काफी देखी जाती है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, जैसे कि ये पट्टियों में बांट दिया बड़े खेतों को, फिर नीचे एक सीढ़ी, फिर उतरे तो एक सीढ़ी, और इस तरीके से। अब फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि भी कहा जाता है। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति क्या करता है, कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये देख रहे हो आप, ये कुछ पीली कलर की है और ब्राउन कलर की मैंने बताई थी, ये कौन सी है, मरुस्थलीय मृदा है। ठीक है। मृदा अपरदन हो रहा है, देखो ये मृदा अपरदन हुआ, यहाँ की पूरी मिट्टी नदी बहा ले गई। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो हमने पूरा पढ़ लिया है। तो यहाँ पे 10th क्लास का चैप्टर कौन सा, संसाधन एवं उसका विकास, यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हमें चैप्टर अपने सेकंड को शुरू करना है, जो कुछ वन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, सेकंड चैप्टर में। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।